अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 3 खबरों पर हम बात करेंगे और इन खबरों पर राय देने के लिए कोर्ट रिपोर्टिंग करने के लिए मेरे साथ वसीम मलिक मौजूद हैं। पब्लिक टीवी से इनका ताल्लुक है और सुप्रीम कोर्ट को बड़ी बारीकबीनी से देखते हैं। वसीम मलिक साहब, आज 3 बड़ी अहम खबरें हैं। एक खबर तो है साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी के केस की, जो गुज़श्ता समाअत हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, गालबन 23 जनवरी को समाअत हुई। उस समाअत में काजी साहब ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए थे कि हम देखेंगे कि अगर 2018 के इलेक्शन में कुछ गलत हुआ तो हम पूरा इलेक्शन खोल देंगे। और आज अचानक जो है वो सूरत हाल तब्दील हो गई। शायद उसकी वजह यह भी है कि कासिम सूरी साहब अदालत में पेश नहीं हुए, क्योंकि वो 9 मई के वाक़यात के बाद से रोपोश हैं। एक तो ये मामला आपसे जो है वो इस पे बात करेंगे। दूसरा, इमरान खान साहब ने आज धांधली के मामले पर एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। हामिद खान साहब की ड्राफ्ट करदा ये दरखास्त है, इसके ऊपर बात करेंगे। तीसरी अहम खबर है बैरिया टाउन से मुतल्लिक। अच्छा, बैरिया टाउन में भी आज जब परवेज इलाही साहब का और परवेज मुशर्रफ का नाम आया, जाहिद रफीक साहब का नाम आया, तो उसमें काजी साहब ने कहा कि ये पाकिस्तान के असल मालिक हैं। और पहले जो केस की समाअत लाइव नहीं चल रही थी, उस पर काजी साहब ने कहा कि अब हम इसको लाइव भी चलाएंगे। और फिर वो वक्फे के बाद समाअत लाइव भी चली और काफी लंबी चली। लेकिन काजी साहब ने शुरू में जो मोमेंटम बनाया था, वो एंड में आके वो बिल्कुल ही वो क्या कहते हैं कि वो साबन की झाग की तरह आके वो बैठ गए। मुमकिन है रोजा लगा हो, ये भी हो सकता है। तो उसी उसके ऊपर बात करते हैं। आगाज करते हैं इमरान खान साहब की जानिब से जो दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है धांधली से मुतल्लिक। क्या समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट से किसी किस्म का कोई रिलीफ मिलने का इम्कान है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट साइफर की तहकीकात वाले केस में ये कह चुकी है कि जुडिशल कमीशन बनाना अदालत का काम नहीं है, वफाकी हुकूमत का काम है। तो आपको लगता है कि इसमें किसी किस्म का कोई रिलीफ मिलने का इम्कान है? अच्छा इसमें ना 2-3 चीज़ों से मैं ये चीज़ देखता हूँ। एक तो इंतखाबात हुए, इंतखाबात 8 फरवरी को हुए, 9 फरवरी के बाद जो अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया और उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 और 47 जारी किए, तो उसमें तो आप एक छोटे से बच्चे को भी बिठा के आप बेज़ाब्तगियों का तयन करवा सकते हैं। पूरा पाकिस्तान जानता है, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं है। और ये भी बदकिस्मती है कि 17 फरवरी की तारीख थी सईद बलोच साहब। उस रोज़ एक रियासती एहलकार जिसका नाम लियाकत चट्टा था, जो कमिश्नर रावलपिंडी था, उसने 2 शख्सियात के ऊपर इल्ज़ामात लगाए थे कि मेरे साथ, यानी जो कमिश्नर रावलपिंडी की नीचे 13 कौमी असम्बली की नशिस्तें थीं, 23 सूबाई असम्बली की नशिस्तें थीं, उनमें से वो कहते हैं कि मेरे साथ जो मज़ीद 2 किरदार इस धांधली में मुलव्विस थे, उनमें एक चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब थे और दूसरे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब थे। तो अब अगर आप ये उम्मीद रखते हैं, और हालाँकि उन इल्ज़ामात का चीफ जस्टिस ने उस दिन हमें इंटरव्यू दिया, लेकिन एज़ सच कोई जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने अपने उस इंटरव्यू में हमसे ये सवाल किया कि मुझे बताएँ कि मेरा इंतखाबात की धांधली में क्या किरदार हो सकता है। आरोज़ लगाए 15 दिसंबर को किसने? आपने लगाए काजी साहब ने। बल्ले का इंतखाबी निशान छीना। बल्ले का इंतखाबी निशान छीना, लेवल प्लेइंग फील्ड। आपको याद होगा जब बंदयाल साहब की अदालत ने केपी और पंजाब में इंतखाबात का हुक्म दिया था, गालबन पंजाब में 14 मई की तारीख दी गई थी। उसमें उस वक्त की अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हो, पूरा रियासती जो एक बयानिया था, पीडीएम का बयानिया था, वो ये था कि जी इस वक्त अगर हम यहाँ गवर्नमेंट में इंतखाबात करवा लेते हैं इन सूबों में, आइन के आर्टिकल 224 में तो अमल दरामद हो जाएगा। मगर जब हम मरकज में इंतखाबात करवाएंगे, जो उस वक्त 8 अक्टूबर की तारीख दी गई थी, तो फिर उसमें होगा लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी। लिहाजा 224 को आप देख रहे हैं, 218(3) को भी देखिए, फिर तो तमाम लोगों को मुसावी हकूक नहीं मिलेंगे, मुसावी मौके नहीं मिलेंगे। और अब आइन का आर्टिकल 224 पर तो अमल दरामद हुआ, 218(3) को भूला गया। तो मैं कोई इतना ज्यादा पुरुमीद नहीं हूं, ना मेरी कोई हाई होप्स हैं कि जिनके ऊपर इल्जामात हैं वो बैठकर यहाँ पर कोई कारनामा सर अंजाम देंगे। और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहते हैं कि जी आईनी इदारा है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही जाकर वो सारा मामला करेगा। तो देखते हैं, अगर इस तरह का मामला हुआ भी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास भेज दिया जाएगा कि ट्रिब्यूनल्स मौजूद है। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि जो कासिम सूरी वाला मामला है, वो काजी साहब, एक तो 2018 के इलेक्शन की उन्होंने बात की थी, बड़ी बुलंदो बांग उनके दावे थे, बड़ी सुल्तान राय की तरह उन्होंने बड़के मारी थी कि अगर इलेक्शन में कुछ गलत हुआ था तो हम 2018 का पूरा इलेक्शन खोल के देखेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप ओहदे पे रहें और फिर उसके बाद इस्तीफ़ा दे के चले जाएं, या हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर ले और आपके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। तो अब आज जो कार्रवाई हुई है उसमें एक बार फिर उन्होंने नोटिस किया है
ये अदालत वजह जानने की कोशिश क्यों नहीं कर रही कि कासिम सूरी अदालत में पेश क्यों नहीं हो रहे, वो रोपोश क्यों हैं, क्या वजूहात हैं? क्या काजी साहब वो उस तरफ जाना नहीं चाहते, इसी वजह से वो एक साइड को जो है वो उसके साथ साथ चल रहे हैं, ताकि अगर दूसरे मामले में गए, दूसरे मामले मामले को खंगाला या उसको खोला, तो फिर ये मौजूदा इलेक्शन जो है शायद ये भी खोलना पड़ जाए, क्योंकि इसके ऊपर तो 2018 से ज्यादा धांधली के इल्जाम लग चुके हैं। अच्छा, इस सवाल पे जाने में आता हूँ, मगर उससे कबल गुज़श्ता जो हम बात कर रहे थे, मैं आपको ना एक बात बड़े वसूख से ये कह रहा हूँ कि आपको याद होगा वो जो कमिश्नर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, उसके बाद एक 3 सफ़ों का बयान जारी हुआ था उनके सिग्नेचर से, और इस वक्त वो कमिश्नर रावलपिंडी भी लापता है, जैसे पाकिस्तान में अफराद को लापता किया जाता है। और जब वो 3 सफ़ों का बयान जारी किया गया था, तो थक हार के एक आखिरी अटैम्प्ट थी, वरना उससे कबल हर तरह का दबाव डाला गया, हर तरह की कोशिशें की गई जिस तरह की जाती हैं, कि जिस तरह वीडियो स्टेटमेंट में वो बयानात दिए गए थे, वैसे ही वीडियो स्टेटमेंट में उसका रिबर्टल लिया जाए, लेकिन उसका रिबर्टल नहीं आया। और लम्हा मौजूद में जब हम ये वीडियो कर रहे हैं, ये बातें फिर मुस्तकबिल में जब बाहर आएंगी, आपको पता चलेगा कि वो जो लियाकत चड्ढा साहब हैं, वो आज भी अपने इल्ज़ामात पर कायम और दायम हैं, इस वक्त तक भी। ये बड़े वसूख से मैं आपको ये खबर दे तो रहा हूँ। कहीं ये दो शख्सियात को बचाने के लिए फिर ये 3 सफ़ात पर मुश्तमिल बयान जारी हुआ था? वो रिबर्टल आना था ना, वो बड़ी कोशिश की गई, हत्तुल इम्कान कोशिश की गई, वो जो टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं ना, जिस तरह बहुत से सियासतदानों के खिलाफ भी किए गए, बच्चों को फैमिली के ऊपर दबाव और इस तरह बहुत ज्यादा। खैर, वो बंदा अभी तक वीडियो स्टेटमेंट नहीं दी उसने, और वो लापता। वैसे पुलिस तो कहती है कि वो रुपोश है, हालांकि पुलिस ने आज तक ये नहीं कहा कि हमारी हिरासत से वो भाग गया है। बिल्कुल ऐसे ही है, वो जो लापता किया जाता है, लापता हुआ जाता है, और ये तो पाकिस्तान में एक लंबी तारीख है। तो वो उन्हीं उन्हीं वो आप कहते हैं ना कि अगर वो कहें कि सेफ हैंड्स, वो उन्हीं महफूज हाथों में है लापता किए जाने वालों में। तो बहरहाल, अब आपने जो दूसरा सवाल किया था, यहाँ पर ये एक और बड़ी बदकिस्मती है कि कासिम सूरी साहब, वो भी उस वक्त चले, अगर ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया था और वो फैसले के बावजूद भी 4 साल तक स्टे के साथ डिप्टी स्पीकर रहे, वो भी गलत था। मगर चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब अगर एक गलती माजी की ही दुरुस्त करते हैं, तो मुस्तकबिल को भूल जाते हैं। हमने कई मरतबा ऐसा देखा कि अभी तक वो माजी में हुए इकदामात उनको, जुल्फकार भुट्टो वाला केस देख लें, बेशुमार, मतलब अगर हम देखें तो अब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने काम ही माजी में किया, माजी वाले की। तो आपको याद होगा शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का एक केस था, और उस वक्त चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब ने शौकत अजीज सिद्दीकी साहब और हामिद खान साहब को मुखातिब करके क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जनाब, उस वक्त ये जो जिन जर्नल्स का आपने अपनी तकरीर में इल्जाम लगाया है, वो किसके लिए ये सारी मैनिपुलेशन कर रहे थे? वो क्या इक़्तिदार में खुद आना चाहते थे? वो खुद तो नहीं आना चाहते थे ना, वो खुद भी नहीं बने, तो इसका बेनिफिशियरी कोई और है। वो बेनिफिशियरी का नाम पूछना चाह रहे थे, और उन्होंने इमरान खान का नाम ले, उन्होंने ये भी कहा था कि ये 184(3) की दरखास्त है, आप नाम ना भी लें तो हमारे पास बड़े वसी इख्तियारात, लामुतनाही इख्तियारात हैं, आईने पाकिस्तान ने हमें दिए हैं, तो हम किसी ना किसी तरह पहुंच जाएंगे वहां तक। तो 2018 में इस्टेब्लिशमेंट ने जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की पाकिस्तान की अदलिया को इस्तेमाल करके, उस पर चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब को जो तकलीफ है, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि वो जो अजियत है उनकी रूह तक पहुंच चुकी है, कि वो गैर आईनी तरीके से हुआ, आईनी पामालियां हुई, मगर लम्हे मौजूद में जो कुछ हो रहा है उस पर वो कहते हैं कि उनका उनमें कोई किरदार है ही नहीं। अगर किरदार नहीं है तो फिर कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है आप यार। आपने पहले आईनी अदालत हाई कोर्ट का हल्फ लिया, फिर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट बने, फिर सुप्रीम कोर्ट में आए, फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ। उसमें ये भी है ना कि वो मामला नवाज शरीफ के साथ हुआ था, ये इमरान खान के साथ हो रहा है, और इमरान खान के बारे में तो आप देख लें कि जब से काजी साहब बने हैं, बल्कि जब वो जज थे सुप्रीम कोर्ट के, तो एक नामालूम व्हाट्सएप नंबर से कागज आते थे, उसके ऊपर वो नोटिस लेने का मुतालबा कर देते थे, और इसी वजह से 5 रुकनी लार्जर बेंच ने उन पर इमरान खान, उस वक्त के जो वजीर आजम और उनकी काबीना के लोगों के मुकदमात सुनने पर पाबंदी लगाई थी। तो ये तो जो उनका माइंड सेट है, ये तो पिछले तकरीबन कोई 3 साल से चला आ रहा है और अभी भी वो जारी है। तो कासिम सूरी साहब का मामला वो देख रहे हैं, मौजूदा इलेक्शन में जो धांधली हुई, पूरी दुनिया इसके ऊपर चीख रही है, आलमी इदारे इसके ऊपर बोल रहे हैं। जो ऑब्जर्वर पाकिस्तान में आए थे इंतखाबात के दौरान, वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि इसमें काजी साहब तो खुद बल्ले के इंतखाबी निशान की वजह से चार्जशीट हो रहे हैं। ऑब्जर्वर्स को छोड़े, बरतानिया से जो स्टेटमेंट आई थी उनके वजीर खारजा डेविड कैमरॉन की जानिब से, उन्होंने तो बड़े वाशगाफ अल्फाज में ये तक लिख दिया था कि पाकिस्तान का जो जुडिशियल सिस्टम है उसे किसी मुदाखलत से पाक होना चाहिए। उन्होंने ये तक भी लिख दिया था कि क्योंकि उस वक्त 3 केसेस में एक साबिक वजीर आजम को इंतखाबात से कबल जिस भोंडे अंदाज में ट्रायल करके सजा सुनाई गई थी, उन्होंने कहा था कि फेयर ट्रायल पाकिस्तान के हर शहरी का बुनियादी हक है। ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत की भी बिल्कुल इसी तरह की प्रेस रिलीज है, और ये बात अब पाकिस्तान में बैठा कोई सहाफ़ी नहीं कर रहा, पाकिस्तान में बैठा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता
कोई सियासतदान नहीं कर रहा। ये बातें अब इंटरनेशनल कम्युनिटी भी कर रही है, मगर अगेन वो कहते हैं ना कि कानों तक जून तक अभी तक मेरे नजदीक तो चीफ जस्टिस साहब के ऊपर नहीं। बस हम तो पहले ही कहते थे कि काजी साहब के आने के बाद अगर शरय दस्तूर पर पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुंद छुरी से ज़िबा भी कर दें तो मुझे नहीं लगता कि काजी साहब इसके ऊपर कोई नोटिस लेंगे और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर किसी किस्म की कोई कार्रवाई करेंगे। उनके देखने का तरीका एक अलग है ना। आपको पता होगा गुज़श्ता केसेस में जब हमने फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत की देखा तो उसमें वो जो एहतजाज और जलाओ घिराओ और सारा मामला था, तो काजी साहब 9 मई को किस कॉन्टेक्स्ट से देखते थे हमने देखा, वो भी उस फैजाबाद के साथ उन्होंने इसको रिलेट किया था। आज के रोज 9 मई के हवाले से जो एक और जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आई है उस पर चलें, आप डिटेल से एक अलग वीडियो की आपने, मगर वो देखें तो वो चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब के उस पर्सपेक्टिव की चार्जशीट है ना। वो 3 जजेस ने काजी साहब को जो है वो पूरा बयानिया उन्होंने उड़ा के रख दिया। ना सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब जो समझते हैं, बल्कि सरप्राइजिंगली मुल्क की फौजी एस्टेब्लिशमेंट भी, इमरान खान के अलावा तमाम सियासी जमातें भी, पूरा रियासती एक नैरेटिव है उस पर अगर आज चीफ जस्टिस के घर से आवाज उठी है तो फिर इसमें मजीद हम क्या कुछ कह सकते हैं। सही। अच्छा, तीसरी जो अहम खबर है वो है एक बैरिया टाउन एक और निजी हाउसिंग सोसाइटी थी, उनका ये केस था। अच्छा, केस तो शायद कोई इतना बड़ा ना होता, लेकिन जब उसमें परवेज इलाही साहब का और परवेज मुशर्रफ साहब का जिक्र आया तो काजी साहब एकदम से जो है वो इनकलाबी हो गए और उन्होंने कहा कि ये इस मुल्क के असल मालिक हैं और अब हम इस केस को टीवी के ऊपर मतलब जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट है उसके ऊपर लाइव चलाएंगे। कुछ टीवी चैनल्स ने फिर उस केस को लाइव चलाया भी सही। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर इसकी समाअत चली। अब आगाज तो उन्होंने बड़ा किया कि जैसे आज कोई बड़ा सख्त फैसला एक और आने लगा है, क्योंकि इसमें मलिक रियाज साहब का भी नाम आ गया बैरिया टाउन की वजह से। और मलिक रियाज के बारे में आपको पता है कि वो जो बैरिया टाउन का 190 मिलियन पाउंड वाला केस था उसमें तकरीबन कोई 38 अरब रुपए का झटका लगा मलिक रियाज को जब 190 मिलियन पाउंड हुकूमत को अदा करने का हुक्म दिया। तो यहाँ आगाज कुछ था, बाद में वो जो है वो अजीबो गरीब किस्म की उसकी समाअत ये हुआ क्या है, कौन सी ऐसी तब्दीली आई है? समाअत के शुरू में अगेन मैंने आपके साथ वीडियो की थी 11 मार्च को जब साफियों से मुतल्लिक केस की समाअत, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जिन साफियों के साथ बुरा हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर सो मोटो लिया था, तो उस हिस्से की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब बड़े सख्त बरहम हुए थे और वो मतलब अगर उनका जो गुस्सा था वो यहाँ पे था और उन्होंने आईजी इस्लामाबाद हों और उस दिन पुलिस के एहलकार हों, FIA के जो अफसरान थे वो मौजूद थे, तो यहाँ तक कहा कि आप जाहिलों से भी बदतर हैं। अगर आप इन 3 से 4 साफियों के इस्लामाबाद में हुए वो सारे काम उनकी तफ्तीश नहीं कर सकते, मतलब ये ऑब्जर्वेशन थी कि आप जाहिलों से बदतर हैं। और फिर जैसे ही लम्हा मौजूद में आए वो जो असद अली तूर साहब के ऊपर माजी में भी हुआ, खैर इमरान रियाज वाला मामला देख लें, तो अब जो उनके दौर में मुल्क की फौजी एस्टेब्लिशमेंट हो या निगरान हुकूमतें हों या PDM की हुकूमतें हों या फिर चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब के कंधे पर बंदूक तो रखकर चलाई गई, तो उस मामले पर उन्हें इतनी अजियत नहीं है। वो आज भी कह रहे हैं कि इमरान खान के दौर में जो कुछ गलत हुआ था मैं उसका हिसाब लूंगा। और फिर इसी तरह ये आज हुआ, समाअत का आगाज हुआ और समाअत के आगाज में खैर बड़ी जबरदस्त जहाँ उनका क्रेडिट बनता है देना चाहिए, और जिस तरह DHA मुल्क में कारनामे सर अंजाम दे रहा है शोधा के नाम पर, उन्होंने बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशन दी, देनी चाहिए थी, मगर वो फैसले का हिस्सा कहीं नहीं बनी। वो शायद काजी साहब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया पता नहीं उन्हें रोजा लगता गया या क्या सूरत हाल बनी, उन्होंने कहा कि आपको शोधा के नाम के पीछे छुपने नहीं देंगे, आपको शोधा के नाम पर पैसे नहीं कमाने देंगे, आप शोधा के नाम पर धंधा कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ तक कि जब ऑब्जर्वेशन आई और एट द एंड ऑफ द डे जब ये समाअत का इख्तिताम हुआ तो समाअत का इख्तिताम यहाँ पर हुआ कि हमारे दरिया भी आलूदा हो गए हैं और अब हम आटे की दरामद में खुद कफील नहीं है। पहले बरामद करते थे, अब दरामद करते हैं। तो इन सारे मामलात पर और जजमेंट में वो सारी बातें नहीं की गई, तो समाअत में वक्फा भी पड़ गया था। वो कहते हैं ना कि अगर किसी फैसले में रात पड़ जाए तो फैसले भी तब्दील हो जाते हैं, और अगर समाअत में वक्फा पड़ जाए तो गुज़श्ता 11 मार्च को भी वक्फा पड़ा, आज भी वक्फा पड़ा, तो उसमें काजी साहब धीमे हो जाते हैं। शायद साथी जजेस ने बैठकर समझाया होगा या कोई बात की होगी, उन्हें भी पता चला होगा, लेकिन वो लाइव करवाने का मुझे वो मकसद पूरा नहीं हुआ, क्योंकि वो जिस लम्हे वो सारे ऑब्जर्वेशन और बयान दे रहे थे उस लम्हे वो लाइव नहीं था। जैसे ही फिर 11:30 के बाद लाइव हुआ तो उसमें ना तो चीफ जस्टिस उस टोन में हमें नजर आए और ना ही वो जिस तरह DHA की और शोधा के नाम पर शोधा की तस्दील की जा रही थी, ना ही उसके ऊपर कोई ऐसा आवाज उठाई गई। बहरहाल अब ईद के बाद देखते हैं ये मामला अगर समाअत के लिए मुकर्रर होता है तो जजमेंट में इस हवाले से भी कुछ लिखा जाता है या आज की तरह क्या कोई भी आप। बहुत शुक्रिया वसीम मलिक साहब, आपने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया।
इसके अलावा आज एक और 9 मई के हवाले से बड़ा अहम एक केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के पूरे बयानिए को उड़ा कर रख दिया। और आज इस केस के की समाअत से ये भी साबित हुआ कि पुलिस की जानिब से और रियासती इदारों की जानिब से किस तरह कानून का गलत इस्तेमाल करते हुए गलत मुकदमात बनाकर लोगों को फंसाया गया। और इसकी इंशाल्लाह जो तफसीलात हैं वो एक और वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी आरा हो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।